अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सैयदा तहसीन आबदी जो हैं वो आज हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने सियासत में कब कदम रखा, कितना अरसा हो गया आपकी इस जर्नी को? इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। मैं बचपन से ही इस सिस्टम का पार्ट हूँ। माई मदर यूज्ड टू वर्क। अच्छा। मेरी अम्मी ने अपनी स्कूल लाइफ में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ भी काम किया, फिर एज टाइम पासेस उन्होंने सोशल वर्क में बहुत किया, फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम में भी आई। तो घर में यही माहौल देखा, अम्मा के साथ निकल जाते थे, जिस भी एक्टिविटीज़ में वो जाती थी तो उनके साथ जाते थे, लेकिन बड़ी फॉर्मली लाइक एक पार्टी में काम करना, एक मरकज़ लेवल पे काम करना। इट वाज 2010, आई वाज इन स्कूल। मैंने बस वो स्कूल समझे ख़त्म होने वाला था कुछ टाइम बाद। तो फिर जब से स्टार्ट लिया था और फिर ये सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह। तो मतलब आपको कितना अरसा हुआ है बाकायदा इस पार्टी को ज्वाइन किए हुए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इट्स बीन 7 months। मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था ये, एंड थैंक गॉड कि आई ज्वाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिकॉज यहाँ पे जिस तरह विमेन को एम्पावर्ड मैंने देखा, यहाँ पे जिस तरह स्पेस देखा काम करने का, बहुत एक्नॉलेज किया जाता है। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप मेरिट पर हैं, तो आपकी उन चीज़ों को बहुत एक्नॉलेज करते हैं, आपको सीनियर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं पाकिस्तान की ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ कि एक तो उसकी आपको भी पता है जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरह वो सिर्फ नेशनल जो थे वो लीडर नहीं थे, वो एक इंटरनेशनली भी एक बड़ा रिकॉग्नाइज फेस था उनका कि जिस तरह उन्होंने औरतों के लिए काम किया, डिफरेंट इश्यूज पे, पॉलिसीज पे काम किया। तो बहुत अच्छा लगा इस पार्टी में आके, यहाँ पे लोगों के साथ मिलके, क्योंकि इट्स अ प्योरली अवामी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिल्कुल, ये अवाम की पार्टी। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपका लोगों के साथ कनेक्शन बड़ा मैटर करता है कि आप किसी भी अगर सियासी पार्टी में काम कर रहे हो, क्योंकि आपको इवेंचुअली अवाम के लिए ही काम करना है। वही आपको वोट देते हैं, वही आपको ऐवानों में भेजते हैं, उनके ही मसाइल आपको हल करने होते हैं, आप लेजिस्लेशन भी उन्हीं के लिए कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर जब आप लोगों के दरमियान रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें जो रियलाइज होती हैं, आपको उनके दुख दर्द फील होते हैं, गो कि हम भी वही चीजें फेस करते आ रहे हैं। लेकिन हम जब बहुत ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं तो हमें एहसास होता है उनकी परेशानियों का, उनकी प्रॉब्लम्स का। वो हम भी जब रिलेट करते हैं चीजें, तो फिर काम करने में भी हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो 7 months में आपकी एक्टिविटीज जो है वो क्या क्या रही हैं? आपने क्या क्या किया इस पार्टी की खातिर? 7 months में अगर आप सोशल मीडिया मेरा नाम डाल के देखें तो मैं आई एम मोस्ट एक्टिव वर्कर दीज डेज, बिकॉज हमने डिफरेंट मैं लिखती भी हूँ अखबारों के लिए। मैं पार्टी को मैं कॉलम्स लिखती हूँ, रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर लाइक जंग, मेरे रेगुलर कॉलम्स आते हैं उसमें। इसके अलावा शोज में अपनी पार्टी का जो है उसको रिप्रेजेंट करना। फिर ग्राउंड पे तो हम कर ही रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग ही ग्राउंड पे है कि किस तरह लोगों से मिलना है, उनके काम करना है। तो मैं सारी चीजें ही ऑलमोस्ट देख रही हूँ। उसमें सोशल मीडिया में हेड करती आई थी पिछली पार्टी से। तो यहाँ पे सोशल मीडिया एक्टिविटीज भी मेरी चल रही हैं। ओके। तो आपको इंस्पिरेशन जो है वो आपकी मदर से मिली? एग्जैक्टली। तो उसके बाद अभी तक आपको ये लगता है कि नहीं, अगर आप एक सोशल वर्कर या फिर इस पार्टी में ना होती तो आप क्या होती? देखिए, मैं बता रही हूँ, मेरे ब्लड में है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज माय पैशन कि आपको लोगों की आवाम की खिदमत करना है। आपकी नजर में सियासत क्या है? मेरी नजर में सियासत सिर्फ खिदमत है, सिर्फ और सिर्फ खिदमत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं बच्चों के लिए भी काम करती रही हूँ। मैं सिंध के लेवल पे भी पूरा बच्चों के जो पूरा एक नेटवर्क था मैं उसको चलाती भी रही हूँ। तो मैंने तो देखा है कि आप सियासत में आके देखिए, आप हमारे मुल्क का एक ट्रेजिक पॉइंट आप ये कहेंगे कि लोग बुरा कहते हैं जी, सियासतदान बड़े बुरे होते हैं, सिस्टम बड़ा बुरा है। सिस्टम कैसे चेंज होगा अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे? आप बुरा कह के घर में बैठे रहेंगे, क्या सिस्टम चेंज हो जाएगा? यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। आप उस सिस्टम का पार्ट बनेंगे तब आप रिफॉर्म्स भी लाएंगे, आप चेंज भी लाएंगे। आप पार्ट तो बने पहले। तो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए। अगर आपका एक विजन है कि जी पाकिस्तान को यहाँ देखना है, तो उस देखने के लिए ना आपको सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यू आर द यंगेस्ट, आपको सबसे ज्यादा यंग आप हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, क्योंकि सारे जो हैं वो काफी पुराने लोग हो गए हैं वहाँ पे। सीजन पॉलिटिशियन बहुत है, नो डाउट, हमारी पार्टी में। और मुझे बड़ा इस
का भी बड़ा फायदा है कि आपको सीनियर से सीखने को मिलता है। कहते हैं ना कि किसी बड़े का जो एक्सपीरियंस होता है यूथ में जज्बा बहुत होता है लेकिन बड़ों में एक्सपीरियंस बहुत होता है। तो जज्बा यूथ में होता है लेकिन वो जो बड़े बैठे होते हैं वो यूथ को अगर आगे नहीं आने देंगे तो फिर किस तरह से यूथ आगे आएगी? अच्छा, मेरा तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरा एक्सपीरियंस सो फार इज रियली गुड कि बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत स्पेस देते हैं काम करने का। इवन मुझे ये भी इनकरेज किया जाता है अगर अपनी तरह के यूथ लेके आना चाहो, पार्टी में कोई आना चाह रहा है तो यू आर मोस्ट वेलकम अपने डिसीजन लेने में कि किसको लेके आना है। तो ये मेरे सीनियर्स की तरफ से ही इतनी सपोर्ट है कि मैं कर पा रही हूँ ये चीजें। चलें जी, हमारी तरफ से भी आपको बेस्ट विशेस हैं। मुझे ये बताएं कि आपको भी पता है, सबको पता है, महंगाई का एक दौर चल रहा है। पुराना पाकिस्तान और नया पाकिस्तान, इन दोनों में आपको क्या फर्क लगा? ये तो मोमिना हर बच्चे को पता है कि किस तरह के जो हैं वो फेक नैरेटिव्स दिए गए, फेक स्लोगन्स दिए गए कि जी चेंज लेके आएंगे, और उस चेंज का क्या हाल हुआ कि किस तरह लाया गया। मैं तो आवाम को भी ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि उन्होंने तो उनको इलेक्ट किया ही नहीं, लोग तो सेलेक्ट होके आ गए, आपको भी पता है। अब तो सिलेक्शन के बाद नोटिफिकेशंस चलना शुरू हो गए। अब तो लगता है नेक्स्ट इलेक्शन में से नोटिफिकेशन आएगा कि जी आपको जो है हुकूमत मिलेगी। लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि लोग इस बात को भूल क्यों नहीं रहे हैं? इट्स बीन लाइक 3 years। लोग देखिए हमारे अवाम के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर आप देखें इवेंचुअली हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, इट्स 98% है जो डिप्राइव है, सिर्फ 2% इलीट है। 98% पे ये जो महंगाई, ये जो इन्फ्लेशन आके आपने गिराया है, इससे हर बंदा परेशान है। मतलब कोई ऐसा इंसान, मुझे नहीं लगता, 2% को तो आप काउंट ही ना करें ना, आप 98% को देखें अपने ओवरऑल। 40% लोग जो है ओवरऑल पॉवर्टी लाइन से नीचे आ चुके हैं। रोजगार नहीं है लोगों के पास, टैक्सेस इतने आपने लगा दिए। अभी भी मैं सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ रही थी कि जी मजीद डॉलर महंगा हो गया है, सोने पे मजीद रेट बढ़ गए हैं। जब आप डॉलर महंगा करेंगे, पेट्रोल में मजीद बढ़ने जा रहे हैं, तो तमाम चीजें, रेल के किराए महंगे कर दिए। मतलब गरीब आदमी किस में सफर करता है, या बसेस में या रेलवे में, आपके पेट्रोल की वजह से उस पे सारे असरात आ रहे हैं। टैक्स जो है हुकूमत को जाता है, तो ये जो अवाम का पैसा है ये टैक्स की सूरत में अवाम जो है वो पे कर रही है, उसके बावजूद इस महंगाई को किस तरह से रोका जा सकता है? What do you think about this? आप देखिए LNG आपकी जो है आपको बड़ा सस्ता पड़ती थी कि आपकी इंडस्ट्रीज भी चल रही थी, आपने उसकी परचेज में इतना टाइम लगाया कि आपको दुगनी कीमत पे खरीदनी पड़ी। आपके हर जगह पे फेलियर्स हैं, आपके पास टीम अच्छी नहीं है। खान साहब, जब तो आपको लगता है कि उनको पॉलिसीज नहीं बनानी आती हैं या उनकी पॉलिसीज जो है वो इतनी मुझे लगता है खान साहब हैज अ वेरी इनकॉम्पिटेंट टीम। खान साहब यूज्ड टू क्लेम कि जी मेरे पास 200 लोग हैं, जब वो आएंगे तो मुल्क का नक्शा बदल देगा। कहाँ है वो 200 लोग? कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां? कहाँ है वो 50 लाख घर? IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। मतलब इतने झूठे झूठे ख्वाब दिखाए। या तो आप ख्वाब ना दिखाते, आप रियलिटी बेस्ड बात करते। खान साहब ने अब फिर बाद में कहना शुरू किया जी मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। 22 साल आपने अपोजिशन की, 22 साल में आपने कुछ भी नहीं सीखा, आपको कुछ भी होमवर्क नहीं था। लस्ट क्यों थी हुकूमत लेने की? जब हम हुकूमत के ऊपर आके बैठे थे, गले पे आके बैठे थे, गला खाली था क्योंकि जाने वाले जो है वो सब चुरा के ले गए थे। अच्छा, मैं फिर अगेन वो कहूंगी 22 साल अपोजिशन की, आपको फिक्स एंड फिगर्स नहीं पता थे? सब चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, सब चीजें पता होती हैं। आपकी 200 की जो टीम थी ना, वो टीम बड़ी कॉम्पिटेंट थी बकौल आपके, नक्शा बदलने के सब पता था। जब इनको मुल्क मिला था तो मुल्क का कर्जा 28 अरब डॉलर था, आज 50 अरब डॉलर से ऊपर हो चुका है 3 साल में। अभी 2 साल मजीद हमें भुगतना है इनको। तो आप कहाँ लेके जा रहे हैं? महंगाई का 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कुछ तो माइंड में होगा ना, हुकूमत लेने की आपको इतनी लस्ट थी, कुर्सी में बैठने की इतनी लस्ट थी, कुछ भी होमवर्क नहीं था कि इन हालात में किस तरह निकलना है। पिछली गवर्नमेंट्स चले बड़ी 100% परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर भी तो संभाला हुआ था ना। डॉलर किस रेट पे था जब आपको मिला है मुल्क? तो आपके कहने का मतलब है कि पिछली वाली जो हुकूमतें थी वो इनसे बेटर थी? यकीनन। मेरी बात ना माने, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के देख लें, आप परफॉर्मेंस निकाल के देख लें, आप इन्फ्लेशन रेट निकाल के देख लें, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, आप सारी चीजें निकाल के देख लें जिससे एक हुकूमत को पैमाना पूरा आपको दिखा जाता है। आप निकाल के देख लीजिए कि क्या क्या परफॉर्मेंस इनकी 3 साल में। ये 3 साल तक रो रो के गुजार दिया पिछली हुकूमतों में, मजीद 2 साल गुजार देंगे तो मतलब कितना टाइम चाहिए आपको? आपके अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि आप संभाल सके इन तमाम चीजों को। चलें, इस बात को तो मानने में आ गए कि आपको लगता है कि उनकी जो पॉलिसीज जो होती हैं वो स्ट्रांग नहीं होती या फिर उनका कंप्लीट होमवर्क नहीं है उस पे। लेकिन आप लोगों ने, मतलब हम लोगों ने भी 5 साल जरदारी साहब को दिए, 5 साल हमने नवाज शरीफ साहब को दिए, तो हम खान साहब को 5 साल क्यों नहीं दे सकते?
अभी 3 सालों में ही लोगों के हाथ पैर ठंडे होना शुरू हो गए। मोमिना देखें, इट्स ऑल अबाउट आवर पीपल। मेरे आपकी बात नहीं है, ठीक है, हमारी फैमिलीज की बात नहीं है। हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा है। जब गुर्बत बढ़ती है तो जराइम बढ़ते हैं, जब जराइम बढ़ते हैं वो आपको भी नजर आते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, लोग करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज में जाते हैं। आपके 3 साल, अगर आप जरदारी साहब की हुकूमत की बात करें, हमारी हुकूमत में पेंशन में 150% इजाफा हुआ, तनख्वाहों में 100% इजाफा हुआ। आपकी महंगाई इतनी नहीं थी लेकिन हमने लोगों की इनकम में इजाफा किया। ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। आप ये भी तो देखिए ना कि जब पहली हुकूमतें थी तो दौर जो है वो बहुत एक स्मूथली चल रहा था, लेकिन अब ये खान साहब की बुरी किस्मत हुई। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जब वो बेचारे आए तो कोविड आ गया। देखिए आप ये देखिए ना, कोविड खान साहब तो नहीं लाए पूरी दुनिया में। पहले डेंगू भी आ चुका है ना, पहले और भी चीजें आई थी, लेकिन लोगों ने मुकाबला किया। ये आपकी पॉलिसीज होती हैं जो आपको, देखिए हुक्मरान का क्या काम होता है, आप दूसरे लोगों से बेहतर होते हैं तो अल्लाह आपको इस जगह तक पहुंचाता है, इस मकाम तक पहुंचाता है। इज्जत जिल्लत प्योरली अल्लाह के हाथ में ना, कि अल्लाह आपको इस मकाम तक पहुंचाता है। एक मौला अली अलैहि सलाम की सेइंग है कि अगर कोई इंसान भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो उस इंसान के लिए हुक्मरान के हाथ काटे जाएं, कि उसने उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। यहाँ खान साहब हमेशा कहते थे अगर महंगाई बढ़े तो इसका मतलब है हुक्मरान चोर है। कौन है आज हुक्मरान? क्यों इतनी महंगाई? ये 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम कहें खान साहब चोर हैं, खान साहब के लोग चोर हैं। करप्शन की बात करते हुए आए थे, आपने जो है विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिकल, आपने नैब को पीछे लगा दिया, नैब को आपने अपने मकासद के लिए यूज किया। अभी जो रिपोर्ट आई है, रिसेंट रिपोर्ट आई है, उसमें आया करप्शन बड़ी है पाकिस्तान में। 3 साल से तो बड़े सादिक और अमीन की हुकूमत है ना, ठीक है, उससे करप्शन क्यों बढ़ रही है? कौन ऐसे लोग हैं? आप क्यों, आपकी जब महंगाई बढ़ती है आप सब्सिडीज जो है जो देते हैं वो अपने एटीएम्स मशीन्स को देते हैं, आपको नॉर्मल लोग नजर नहीं आ रहे, सिर्फ अपने फाइनेंसर नजर आ रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कि जी हमें फिर जो है फंडिंग की जरूरत होगी, हमें फाइनेंसिंग की जरूरत होगी। थोड़ा आवाम का ख्याल करें, थोड़ा सोचें कि आपको सेलेक्ट करके आए ना, अब आप आ गए, अब आप बैठ गए। चलिए खान साहब की बात को हम छोड़ते हैं यहीं पे, हम चलते हैं सिंध हुकूमत की तरफ। जब जरदारी साहब को सिंध की हुकूमत मिली थी, आपके यहाँ कराची के लोगों का ही ये क्या उसे कहते हैं, उनका एक गिला है, उनका एक शिकवा है कि जब उनको हुकूमत मिली थी तो उनको जब फंड्स मिलते थे तो वो सिंध हुकूमत पे नहीं लगाते थे। अगर लगाए होते तो आज जो कराची का मौजूदा हाल है वो ना होता, गली गली में कूड़े के ढेर ना होते, हर जगह गटर ना उबल रहे होते। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कराची की आवाम तो आज भी रो रही है, जिनको समंदर में पानी नजर आता है लेकिन पीने के लिए साफ पानी मुहैया नहीं है यहाँ। ठीक है, अब मुझे थोड़ा डिटेल में आंसर देने दीजिए क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। देखिए इट्स बीन, मैं यही जा रही हूँ, हाँ, इट्स बीन लॉन्ग, इट्स बीन मोर देन 30 इयर्स कि कराची को कौन सी पार्टी रूल करती आई है। हम सिंध गवर्नमेंट होते हैं लेकिन एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको भी पता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कि जी टॉप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर होती है फेडरल, सेकंड ईयर होती है प्रोविजनल एंड थर्ड ईयर इज द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पिछले 25-30 साल से किसके पास है आपको भी पता है। ये हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। अगर सिंध गवर्नमेंट आके लोकल गवर्नमेंट के मामलात में बोले तो हम पे अलग एलिगेशंस लगते हैं, जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। जो वसीम अख्तर साहब 4 साल रोते रहे कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। आपको इख्तियार था जब भी आप मेयर बने थे, काम नहीं करने दिया जा रहा था, आप छोड़ देते। लेकिन मेयर साहब ने लास्ट मोमेंट पे बोल दिया कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। मैं आपसे यही बोल रही हूं कि उनके पास तमाम, देखिए जी हर चीज ना बहुत अच्छा दौर चल रहा है कि कोई भी चीज छुपती नहीं है, चाहे सोशल मीडिया हो या आप गूगल कर लें। सिंध गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह हमने एजुकेशन पे काम किया, हमने हेल्थ पे काम किया। जहां हमारे हाथ बंधे होंगे मुमना, जहां पे एक दूसरी टेयर बैठी होगी जो कि इलेक्टेड होगी, जिसको लोगों ने मैंडेट दिया होगा, लोगों ने भी मैंडेट देके, अगर आप देखें मैं इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये दूंगी कि जितने बाई इलेक्शंस हुए, अभी NA 249 का रिसेंट इलेक्शन है, उसमें हमेशा से MQM जीतती आ रही थी, उसके बाद PTI जीती। इस वक्त MQM 7 नंबर पे आई, PTI 6 नंबर पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किया। अब तो जिन पार्टियों का आप नाम ले रही है मेरे ख्याल में उनका वो तो भी वजूद में भी नहीं है। मैं यही बता रही हूँ कि लोगों का हम पे ट्रस्ट है, इसलिए कराची की आवाम को अनफॉर्चुनेटली बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया कि जी ये ये दूसरी जबान बोलने वाले हैं, आपका ख्याल नहीं करते। लेकिन रियलिटी बड़ी डिफरेंट है। जब हमने देखी चीजें कि लोगों को गुमराह किया गया, सिर्फ और सिर्फ सियासी कार्ड खेला गया। जब आपका डाउनफॉल आया, कभी महाजिर कार्ड किसी ने खेला, कभी किसी ने पंजाबी कार्ड खेला। मतलब आप जो है प्योरली आवाम के लिए बात कर रहे हैं। लोग देखिए जब भूख लगती है ना, वो उतनी ही महाजिर को भी लगती है, उतनी सिंधी को भी लगती है,
इवन इतनी ही हिंदू को भी लगती है। भूख किसी का मजहब नहीं देखती, हालात किसी का मजहब नहीं देखते। तो बीइंग यू नो, आप जब आप रूल करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है ये कि आप तमाम लोगों को लेके चलें, ख्याल रख के चलें। तो मुझे लगता है कराची बड़ा अनफॉर्चुनेट, लोग बेहतरीन बिल्कुल जी, यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मुझे जाना है ब्रेक पे, तो व्यूअर्स मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम लोग बैठे हैं इस वक्त सैयदा तहसीन आबिदी जी के साथ और बड़ी अच्छी और बड़ी मजे की चिट चैट चल रही है इनके साथ। तो चलते हैं हम अपने बाकी जवाब की तरफ। आप मेरे ख्याल में कुछ बात कर रही थी सिंध हुकूमत की जानिब से। मैं यही बात कर रही थी कि आप हमें मौका, जिस तरह कराची की फिजा चेंज हो रही है, जिस तरह लोगों का वो जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था वो पॉजिटिविटी में चेंज हो रहा है, लोगों को नजर आ रहा है। बात कर रही थी कि जब जरदारी साहब की हुकूमत थी वो लोगों का शिकवा है कि तब उन्होंने जो फंड्स है वो हम पे नहीं लगाए। देखिए, अगर फंड्स ना लगाए होते तो अगर आपको एक वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट आई है भी रिसेंट, उसमें जो है पहले जो है पाकिस्तान जो था वो टॉप 3 सिटीज में आता था क्राइम रेट्स पर। आज वो 106 नंबर पर आ रहा है। तो ये किसकी परफॉर्मेंस है मोमिना? परफॉर्मेंस बेहतर हुई है तो क्राइम कम हुए हैं ना। तो सिंध गवर्नमेंट ही रूल कर रही है, इट्स बीन 12-13 इयर्स सिंध गवर्नमेंट रूल कर रही है। फिर अगेन जो मैंने आपको डायनेमिक्स बताया कि लोकल गवर्नमेंट किसके पास है, कराची का डायरेक्टली लिंक जो होता है वो लोकल गवर्नमेंट से होता है। तो लोकल गवर्नमेंट जब थर्ड ईयर आपकी परफॉर्मेंस नहीं देगी तो आप उसका जो सारा जो गलत क्रेडिट वो आप पीपल्स पार्टी पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी बात के साथ हम शो को थोड़ा नॉर्मल करते हैं। शो बड़ा हार्ड चल पड़ा है जी। हम चाहते हैं कि आप यहाँ हमारे साथ आके बैठी हैं तो आप थोड़ा सा हंस के मुस्कुरा के जाएं, क्योंकि ये तो सारी पॉलिटिक्स की बातें तो आप कहीं पे और भी कर सकती हैं, लेकिन हमारा जो शो है वो सिर्फ इस पर्पस के लिए है। अगर आप आए हैं, आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। इसी के साथ मैं चलूंगी अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है मेरा रैपिड फायर का सवाल। तो उसमें सबसे पहला सवाल है कि संडे का दिन है, आप बोर हो रही हैं और आपके मोबाइल फोन में सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस है, तो आप किसको कॉल करेंगी? मेरे ऑप्शंस हैं शेख रशीद साहब को या जहांगीर तरीन साहब को। मैं जहांगीर तरीन साहब को करूंगी कॉल। बिल्कुल जी, आपको पता चल गया जहांगीर तरीन साहब। अगर किसी दिन संडे के दिन आपको इनकी कॉल आ जाए तो प्लीज उठा लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त ये बोर हो रही होंगी। अगला सवाल है, अगर आप एक दिन का वजीर आजम आपको बनने का मौका मिले तो सबसे पहले पाकिस्तान में क्या चेंज लाना चाहेंगे आप? सबसे पहला चेंज, मैं कोई ऐसी पॉलिसी की अप्रूवल दूंगी जिससे गुर्बत कम की जा सके। अच्छा, जो सबसे मेन मसला, उसी से जराइम भी बढ़ते हैं, उसी से तमाम चीजें बेस करती हैं। यानी कि आप चाहती हैं कि हमारे मुल्क में सबसे पहले गुर्बत खत्म हो। लेकिन जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने तो इसी तरह की पॉलिसीज जो है कि वो उनके चार्ज दिए हैं कि गरीब ही खत्म हो जाए, गुर्बत तो खत्म नहीं होती, गरीब जरूर खत्म हो जाता है। अगर आप फैक्ट्स देखें, जो सरकारी फैक्ट्स आए हैं उसमें कभी भी जो है वो आवाम क़तई गुर्बत से 40% नीचे नहीं गए थे, जो कि इस हुकूमत में गए हैं। चलें जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टेबल पर आप बैठी हैं, खाने की टेबल पर बैठी हैं और साथ वाली आपकी सीट जो है वो खाली है, तो आप उस पे किसको बिठाना पसंद करेंगी? मतलब मेरे ओपन ऑप्शन है। मैं अपनी फैमिली के किसी मेंबर को बिठाना पसंद करूंगी। चलें जी, आपकी फैमिली मेंबर जो है वही आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन मेरा ये था कि शायद आप किसी अपने पसंदीदा किसी और इंसान का नाम लेती, वो शायद कोई पॉलिटिशियन होता या फिर वो कोई एक्टर। मुझे ऑप्शन देती तो मैं बता देती, नहीं मेरे पास ओपन ऑप्शन था तो मैंने फैमिली को प्रेफर किया। चलें जी, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर करना पसंद करेंगी। अगला सवाल है, अगर आपको एक हफ्ते के लिए एक ही डिश रोज खानी पड़े तो कौन सी डिश रोज खाना पसंद करेंगी? बिरयानी, नो डाउट। मतलब ये भी ओपन ऑप्शन था, यानी कि बिरयानी आप एक हफ्ते तक खा सकती हैं? मैं 1 महीने तक खा सकती हूँ। मतलब आपको इतनी पसंद है? इतनी पसंद है मुझे। आगे चलते हैं हम। तूफानी बारिश हो रही है, आपके पास 2 अम्ब्रेलाज हैं और लोग 3 हैं, तो आप इनमें से किसको अम्ब्रेला देना पसंद करेंगी? नुमान एजाज, फहद मुस्तफा या फिर हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। हुमायूं जी, आप देख लें, तूफानी बारिश में जो है तहसीन जो है वो आपको छाता देना पसंद करेंगी।
अगला सवाल है जी, अगर आप पॉलिटिशियन ना होती तो आप क्या होती? मैंने MBA मार्केटिंग में किया है, तो मैं डेफिनेटली किसी मल्टीनेशनल में होती, और जो मैं कर भी रही थी पहले जॉब, वही जॉब कंटिन्यू करती है। यानी कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही होती? जी बिल्कुल। ठीक है। अगर आपको चाय पीने का मौका मिले तो किसके साथ चाय पीना आप पसंद करेंगी? एंजेलिना जूली के साथ या फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ? एंजेलिना जूली। बिल्कुल जी, यहाँ पे हमारे जो सवाल हैं वो हो चुके हैं खत्म। तो आगे अब आप मुझे ये बताएं, आपका फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं? आगे आप क्या करना चाह रही हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए? देखिए, मैं सियासत ही करूँगी डेफिनेटली। मेरा पैशन है अपने लोगों की खिदमत करना, अपने लोगों के लिए काम करना, पॉलिसी मेकिंग में आना, कि आप ऐसे रिफॉर्म्स लेके आएँ कि जिन चीज़ों को हम दूर से बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि जी ये चेंज आएगा तो इससे आवाम में खुशहाली आएगी, हमारे मुल्क ऊपर जाएगा, उसको तरक्की करेगा। तो डेफिनेटली ऐसे सिस्टम में आना कि जी वहाँ पे जहाँ पे आप पॉलिसी में आपके आइडियाज़ को जो है वो एक्नॉलेज किया जाए और आप कुछ चेंज ला सकें। तो आपको क्या लगता है कि एसी वाले कमरों में बैठ के जो किए गए फैसले होते हैं वो सिर्फ सियासत जो है वो एसी वाले कमरों में बैठ के करनी चाहिए या बाहर निकल के भी उसके लिए काम करना चाहिए? देखिए, एसी वाले कमरे भी मोमिना, आपकी जब पॉलिसी बन रही होती है, अगर गर्मियां हैं तो डेफिनेटली एसी चल रहा होता है, लेकिन साला साल जो आपका 24/7 काम होता है वो एसी वाला नहीं होता। आपको लोगों के दरमियान रहना होता है, उनके मसाइल सुनने होते हैं, उनके साथ जाके उनकी लाइफ स्टाइल को देखना होता है, अब जब तक उनके मसले हल नहीं करेंगे तो आवाम, देखिए प्योरली हम तो आवाम के वोट से आते हैं ना, हम आवाम का मैंडेट लेके आते हैं, उनके मसाइल को हम ऐवानों में लेके आते हैं। अगर हम उनके ही मसाइल को सस्टेन नहीं कर सकते, आप जो खान साहब की जो फेलियर्स आ रहे हैं वो ऐसे ही लग रहे हैं। आप उनके अगर गुजरा के देखें कि जब हजारा किलिंग हुई थी, अभी आपको रिसेंट पता होगा कि शिया हजारा को जिस तरह शहीद किया गया कोयटा में, उनके वजीर आके जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि खान साहब को बुला के आपको क्या फायदा लेना है। तो इतने इमेच्योर जब आपके स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं ना, आपका एटीट्यूड अवाम के सामने वो शो कर रहा होता है कि आप अवामी पार्टी नहीं है, आप इलेक्टेड पार्टी नहीं है, आप मैंडेट लेके नहीं आए में, आप आए हैं ड्राइंग रूम से निकल के सेलेक्ट होके आए में, तो वो नजर आ जाता है आपके बिहेवियर में। यानी कि आपको लगता है कि अगर आपको लोगों के लिए काम करना है तो आपको एसी वाले कमरों से बाहर निकल के लोगों के अंदर जाके उनके मसाइल को सुनना चाहिए। जब तक वो मसला आप खुद फेस नहीं करेंगे या सुनेंगे नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे, आप कैसे उसको हल कर सकते हैं? लेकिन अभी भी खान साहब कहते हैं कि आप मतलब अवाम से टाइम मांग रहे हैं, और वो एक बात हमेशा से कहते हैं कि जी आपने घबराना नहीं है। देखिए, खान साहब को भी थोड़ी सी जो है ना डिसेंसी शो करनी चाहिए कि इट्स बीन लॉन्ग, 3 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, आप आवाम पे बोझ गिराते चले जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं, मतलब लोग अपने बच्चों को लेके खुदकुशियां कर रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आप भी पढ़ रही होंगी, डेली बेसिस पे किस तरह के हालात चल रहे हैं, आप सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में, दिस इज वेरी इंडिसेंट एटीट्यूड। अच्छा चलिए, छोड़े खान साहब को छोड़ते हैं, आप ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे नून लीग के बारे में? नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार हुए तो वो बाहर इलाज कराने चले गए। अभी पिछले दिनों मैंने सुना था कि सबको पता है कि जरदारी साहब भी काफी बीमार थे, तो वो भी जा सकते थे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने अपने सवाल में ही आपने अपना जवाब दे दिया कि जरदारी साहब इतनी बीमारी के बावजूद भी इस्लामाबाद कोर्ट्स में भी पेश हो रहे हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट्स में, हर जगह जहाँ जहाँ हियरिंग्स होती हैं वो जा रहे हैं, बीबी आसफा भी उनके साथ होती हैं। क्यों? तो वो इतनी बीमारी के बावजूद, हमारा तो बड़ा अच्छा, बड़ी रिच हिस्ट्री रही है कि हर हालात फेस किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या लगता है नून लीग वाले जो इलाज करवाने चले गए हैं उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया था? मेरी बेस्ट विशेस, मेरी पार्टी के बेस्ट विशेस साथ हैं। हम कभी भी किसी की बीमारी पे सियासत नहीं करते, हम किसी की मौत पे सियासत नहीं करते। अगर वो बीमार है, अल्लाह उनको शिफा दे, उनका बेहतर इलाज हो, लेकिन इलाज करा के वापस आइए, क्योंकि यही वो मुल्क है जिसने आपको जो है इतनी दफा वजीर आज़म बनाया। पे तो वो रेस्टोरेंट्स में घूमते फिरते खाते पीते नजर आ रहे हैं। देखिए मोमना, मैं अपनी पर्सनल बात करूंगी, मैं आई कैन नेवर जज एनीवन। आप किसी को जज नहीं कर सकते। हो सकता है उनकी कुछ ट्रीटमेंट्स रह गई हों, डॉक्टर ने कहा हो थोड़ी फिजा में बाहर निकले, आपको अच्छा फील होगा तो, लेकिन अगर उनका इलाज हो गया है, वो बेहतर फील करते हैं, वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, उनको वापस आना चाहिए। मैं यही बात कह रही हूँ। एग्जैक्टली। आपको अपने लोगों के दरमियान जिन्होंने आपको इतनी दफा वजीर आजम बनवाया है, आपको उनको छोड़ के ऐसे मुल्क से बाहर इतना टाइम बिला वजह नहीं रहना चाहिए। इलाज के लिए रह रहे, इट्स ओके, लेकिन इट्स बीन लॉन्ग, जैसे आपने भी कहा, तो वापस आना चाहिए। सियासत बहरहाल आपको यही करनी है, सियासत आपको यूके में बैठ के नहीं करनी है कि जी पाकिस्तान की पॉलिसीज आप वहाँ बैठ के बनाएंगे या वजीर आजम वहाँ बैठ के बन जाएंगे। आना तो यही है आपने, तो भाग तो कहीं नहीं सकता कोई भी। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे कि आपको पता भी है कि पीडीएम बनी,
पीडीएम बनी और पीडीएम फिर टूट भी गई, फिर उसके बाद दोबारा से बन गई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके भी मैं फिर अगेन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए, वी वर द फाउंडर्स, वी कॉल्ड द एपीसी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कॉल्ड एपीसी, जिसमें तमाम लोगों को जमा किया गया और एक ऐसा एक ऐसी तहरीक बनाने की पेशकश की गई कि जो प्योरली अवामी तहरीक थी, जो कि इस नाअहल हुकूमत को घर भेजने वाली तहरीक थी, इनके मज़ालिम से छुटकारे की तहरीक थी। लेकिन हम पे ही, जिस तरह अगर आप पूरी चीज़ें फॉलो कर रही हो, हम पे ही एलिगेशंस लगाए गए, हमें ही शो कॉज नोटिस दे दिया गया। मतलब आप फाउंडर्स को किस कैपेसिटी में दे रहे थे? शाहिद खान अब्बासी साहब, उनकी वो कैपेसिटी नहीं थी, वो थी शहबाज शरीफ साहब की। वो अपनी पार्टी को होल्ड कर रहे थे, लेकिन किस तरह हमें जिस तरह वो नोटिस दिया गया, फिर उसके बाद अपॉलॉजी भी नहीं की गई, तो इस तहरीक को कमजोरी होना था। आई डोंट नो कि किसके कहने पर कहां से डोरे हिलाए गए, किसके कहने पर इसको कमजोर किया गया, क्योंकि हम तो खान साहब के खिलाफ निकले थे, इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ निकले थे। तो जो लोग कहते हैं कि जी खान साहब की नाअहल हुकूमत है और फिर वो इस तहरीक को कमजोर कर रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बैकडोर उनसे मुलाकातें हो चुकी थी, या उनकी कोई प्लानिंग हो चुकी थी कि जी इनके साथ बन गया, कोई डील हो चुकी थी। मतलब आपको लगता है कि अंदर खाते कोई ना कोई इनका कोई देखें, कोई ना कोई डील नजर आ रही है, क्योंकि एनआरओ भी मिल रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को फौरन बेल भी मिल गई थी। हमारे लोग तो, आप खुर्शीद शाह साहब को देखें, 2 साल जेल भुगत के आए, कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो हम तो बड़े सख्तियां झेलने वाले लोग हैं। हमारी लीडरशिप पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडरशिप की शहादतें नहीं, जितनी पीपल्स पार्टी की शहादतें शामिल है इस मुल्क, इस जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की सियासत में। तो हम तो बड़े सख्तियां बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। तो सोचना चाहिए उन लोगों को कि इतनी अच्छी एक तहरीक को, शायद खान साहब की ये जो मजालिम है आवाम पे, कब के रुक चुके होते अगर ये तहरीक सही तरह चल रही होती। अगर आपको शो कास्ट का नोटिस मिल गया था, तो आपने किस बिना पे दोबारा से नून लीग को पीडीएम में शामिल होने दिया? ऐसी आप लोगों में क्या डील हुई थी कि वो दोबारा से नून लीग वाले जो हैं वो आपके पास आ गए? नहीं, देखिए जी, हमने शुरू से ही हमने कहा था कि हमसे अपॉलॉजी। देखिए, सियासत जो है ना वो डेली बेसिस पे चीजें चेंज होती हैं। आपका रिजिड एटीट्यूड जो है ना, आप सियासत लोगों के लिए कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सख्त अगर रिजिड होके बैठ जाएंगे तो आवाम का क्या होगा। हमने कहा था हमसे अपॉलॉजी कर ली जाए। हमारे पार्टनर से एएनपी, उनके साथ भी तो उन्होंने मिसबिहेव हुआ था, नहीं किया अपॉलॉजी। हम शामिल नहीं है पीडीएम में अभी। अच्छा, का इन्फॉर्मेशन, यस, वी आर नॉट पार्ट ऑफ पीडीएम राइट नाउ। हमसे अगर अपॉलॉजी करते हैं, एक तरीका होता है, अगर किसी के साथ गलत किया है, इससे आप झुक नहीं जाएंगे, बड़े हो जाते हैं। मैं इसी सवाल की तरफ आ रही थी कि जब नून लीग जो है उन्होंने ही नोटिस जारी किया और फिर उसके बाद आप लोग निकल गए, आप लोग किस बिना पे पीडीएम से निकल गए? किसने निकाला आपको, या आपने अपनी मर्जी से पीडीएम छोड़ी? कोई निकालने की पोजीशन में नहीं था हमें। मैं आपको फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, नहीं, हमें शो कॉज नोटिस दिया गया। हमने कहा कि आप हमसे अपॉलॉजी कर लें, हम अगेन इस तहरीक का पार्ट बन जाएंगे। मतलब ये एक एथिक्स होती है ना कि आपने किसी के साथ बुरा किया, गलत एटीट्यूड है, आप माफी मांग ले। माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, ठीक है? आप माफी मांग लेते, हम शामिल हो जाते। हमारे घर की तो तहरीक नहीं थी, हमने तो आवाम के लिए निकलना था। तो हम तो अभी भी उसी पे स्टैंड कर रहे हैं। आप हमसे माफी मांगे, आप एएनपी से माफी मांगे, हम दोबारा शामिल हो जाएंगे। क्या इसमें बड़ी बात है? यानी कि आपने पीडीएम जो है हमने नहीं छोड़ी, हमें सिर्फ अपॉलॉजी का इंतजार था। ना हमें किसी ने निकाला, ना हमने छोड़ी। हमें शो कॉज नोटिस आया था, हमारा एहतजाज रिकॉर्ड कराना हमारा जमहूरी हक था। यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करें। व्यूअर्स, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम लोग बैठे हैं इस वक्त बहुत ही यंग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये क्या बोलेंगे, ये बाशिंदी है और ये इनके अंदर बहुत एक जलाल है और इनके अंदर एक बहुत जज्बा है। और इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। मुझे ये बताएं कि बचपन में आप कैसी थी? लाइक बच्चों के साथ खेलती थी या फिर रूड थी बच्चों के साथ? मेरे 5 भाई थे, तो आई वाज लाइक अ टॉम बॉय। 5 भाई हैं? 5 भाई नहीं, 2 मेरे भाइयों की एक हादसा हुआ था घर में। मेरे 3 भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आई वाज द यंगेस्ट वन, तो जाहिर सी बात है तो आप घर में सबसे छोटी हैं? मैं छोटी हूँ सबसे, और सिर्फ एक बहन और है जिनमें और मुझ में काफी साल का डिफरेंस है। बीच में सारे भाई हैं मेरे। तो उसी तरह था बचपन में, बाहर क्रिकेट खेलना, इवन हार्ड बॉल मैचेस खेलना, मोटर बाइक चलाना। मतलब एट दैट टाइम यू वाज टॉम बॉय? एग्जैक्टली, काइंड ऑफ टॉम बॉय। तो बचपन बड़ा मजेदार गुजरा भाइयों के साथ। बड़े एक प्रोटेक्टेड रहते थे कि भाई हर जगह साथ है। बिल्कुल ऐसे ही होता है जो भाइयों के साथ। मेरा कॉलेज, मेरा सबसे यूनिवर्सिटी है जो मेरे भाइयों
के साथ नहीं हुई, वरना स्कूल में भी मेरे सारे भाई स्कूल में होते थे मुझसे दूसरी क्लासेस में, कॉलेज में भी भाई मेरे होते थे, फिर सिर्फ यूनिवर्सिटी थी जो मैंने अकेले पढ़ा। मतलब कि आप बड़ा वो दादागिरी करके एग्जैक्टली मैं वाज लाइक यू नो घर में सब डरते थे, मोहल्ले में भी कि भाई ये अब निकली है तो उसके साथ इसके बॉडीगार्ड्स चलते हैं 5, तो बड़ा मजेदार बचपन गुजरा, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, तो आपका स्कूल कहाँ से है? स्कूल कौन से स्कूल से पढ़ा आपने? मैंने डिफरेंट 2-3 स्कूल्स चेंज किए हैं, लेकिन कराची में ही मेरी पूरी स्कूलिंग हुई है। अच्छा, तो कॉलेज का कौन सा था आपका? कॉलेज मेरा जो है गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज था, क्योंकि मैंने 10th स्टैंडर्ड साइंस से किया था, फिर उसके बाद कॉमर्स की तरफ इंटरेस्ट चला गया था, तो फिर कॉमर्स फील्ड में चले गए थे, फिर उसके बाद MBA किया, तो उसमें भी ऐसी बातें वही सारे सब्जेक्ट्स थे। मार्केटिंग में मैंने MBA किया था। मार्केटिंग में MBA करने के बाद आप सीधा सियासत में कूद पड़े? मैं MBA से बहुत पहले सियासत में कूद गई थी, मैंने आपको बताया था। मैं पहले अम्मा के साथ करते रहे, फिर स्कूल लाइफ से ही चीजें स्टार्ट कर दी थी, कॉलेज में भी, लेकिन इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे, फिर एक्टिव बाद में जाके हुए। लेकिन मैंने ये है कि MBA के बाद मल्टीनेशनल्स में जॉब भी की, इंटर्नशिप भी की, लेकिन पॉलिटिक्स भी साथ साथ चलती रही। मतलब पॉलिटिक्स को तो चलती रही मैंने बच्चों के लिए भी काम किया, अपनी NGO भी रन की, उसमें भी बड़ा मजा आया कि फैक्ट्स फाइंडिंग्स करते थे इंटीरियर में जाके, जिस तरह ज़ैनब केस हुआ था, तो जो कराची का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था वो मैंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी BBC वगैरह में भी कवरेज आई थी, तो उसमें भी बड़ा मजा आया। उसमें भी अभी भी ऑन एंड ऑफ में करती हूँ जब यहाँ से टाइम मिलता है। तो जब आपने सुनाया फैसला, अम्मा को तो खैर बचपन से ही पता था क्योंकि आप उनके साथ जाती थी, तो जब आपने कहा कि मुझे बाकायदा ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी है, तो इसमें भाइयों ने और फादर ने कितना साथ दिया? उन्होंने आपको आराम से इजाजत दे दी कि हाँ ठीक है जाओ बेटा करो? मेरे फादर तो ही इज नो मोर, ही इज नॉट अलाइव, तो लेकिन भाइयों का यही था कि शी इज मैच्योर इनफ नाउ, वो अपने इट्स बीन लॉन्ग कि वो पॉलिटिक्स कर रही है, वो बेहतर समझती है, तो मुझे कहीं से भी अल्लाह का शुक्र है, कहीं से भी किसी ने भी मना नहीं किया, मतलब सबने आपको सपोर्ट किया। हाँ, दे न्यू कि मुझे सिस्टम का पता है, मैं हूँ, अम्मा भी थी इसमें, मेरे जो दादा थे वो पार्टीशन से पहले इंडिया में मुस्लिम लीग में काम करते रहे थे, तो वो ब्लड में है वो तमाम चीजें, तो बस इसी वजह से किसी ने भी नहीं किया कि अच्छे से काम करो, करना। खाना किस तरह का पसंद है आपको? कॉन्टिनेंटल, देसी या चाइनीज? कौन सा खाना शौक से खाती है? देसी में मुझे सिर्फ बिरयानी पसंद है और दाल चावल, लेकिन वैसे मुझे इटालियन फूड बहुत पसंद है, मुझे स्टेक्स बहुत पसंद, कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। क्या अच्छा बना लेती हैं? बिरयानी। बिरयानी, अरे यहाँ पे तो बिरयानी की भरमार है। दाल चावल भी अच्छे बना लेती हूँ। अच्छा, दाल चावल भी। चलें किसी दिन खाने आएंगे इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। अच्छा, आगे अब मुझे बताएं, आपकी माशाल्लाह से 27 years old right now you are, तो आगे आपके फ्यूचर प्लान्स, शादी कब तक करने का इरादा है आपका? अभी तो मुझे पॉलिटिक्स करनी है 24/7, बहुत मजा आ रहा है मुझे काम करने में, लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने में। तो शादी जब तक का इरादा सोचा हुआ है? अल्लाह मियां ने टाइम लिखा होगा, क्योंकि यू नो सब फैसले वहीं से होते हैं, तो जब टाइम होगा हो जाएगी। मतलब अभी तक आपकी नजर में कोई नहीं है? ना किसी की नजर में है? मैं किसी की नजरों में आई डोंट नो, लेकिन मेरी नजर में कोई नहीं। अभी तक कोई इरादा नहीं है? दूर दूर तक? अभी तक तो नहीं फिलहाल। तो आपको व्यूअर्स बताते चले, इनका अभी तक शादी का कोई इरादा नहीं है, तो अगर किसी को कोई इंटरेस्ट भी है तो वो दिल से निकाल दे, क्योंकि उनको अभी तक पॉलिटिक्स ही करनी है। अब मुझे ये बताएं कि घर में इस वक्त आपके 3 भाई हैं, ऑब्वियसली आपकी भाभियां भी होंगी, तो आप उनके बच्चों के साथ मतलब किस तरह से टाइम स्पेंड करती हैं? मेरी जो है वो 2 नेफ्यूज हैं, एक मेरी नीस है एंड शी इज 8 years old, तो वो तो बिल्कुल उसकी तो मैं रोल मॉडल हूँ, लाइक द वे आई कैरी माई सेल्फ, द वे आई स्पीक, द वे आई मीट पीपल, वो हर चीज को कॉपी करती है। अच्छा। अभी से नहीं, जब वो शी वॉज 2 years old, वो जब से शी कॉल्स मी अप्पू या लाइक आई एम फुप्पो, तो वो हर चीज मेरा हर शो बैठ के देखती है, वो एक दफा नहीं 10-10 दफा देखती है, वो रिपीट में वो YouTube पे खुद जाती है, खुद जाके मेरे शोज बहुत आप ये कह सकती हैं कि वो फ्यूचर की तहसीन है। इंशाल्लाह उसके फेस भी बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस है। अच्छा, मुझे बताएं, म्यूजिक सुनती हैं? किस तरह का म्यूजिक सुनती हैं? मैं हर तरह का म्यूजिक सुनती हूँ, डिपेंड्स ऑन माय मूड। मुझे कव्वालियाँ बहुत पसंद है, एग्जैक्टली मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो सूफी, जो अल्लाह की एग्जैक्टली अल्लाह की अहले बैत का जिक्र हो, बड़ा बड़ा अट्रैक्ट करता है मुझे, तो मैं बहुत सुनती हूँ। राहत मुझे बहुत पसंद है, राहत फतेह अली के सॉन्ग्स बहुत ज्यादा सुनती हूँ, आतिफ के सॉन्ग्स कुछ बहुत अच्छे। तो कभी गाना गुनगुनाती हैं?
नहीं, ये कभी शौक नहीं हुआ। कभी तो बचपन में थोड़े नोहे वगैरह बड़े पढ़े हैं हमने, लेकिन फिर बाद में जो है फिर उसका भी इतना ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं रहे। अच्छा, तो अभी अगर आप हमें कुछ गुनगुना के। नहीं, मेरा तो गला भी खराब हुआ, आपको मेरी आवाज देख रही, मुझे फ्लू हुआ। नहीं, आवाज तो खैर बहुत प्यारी है आपकी। तो मुझे बताइए, शेरो शायरी करती हैं, कभी डायरी लिखी बचपन में? डायरी लिखने का हुआ? क्योंकि हर एक बंदे को होता है, क्योंकि ये टाइम सब पे आता है, हर बंदा अपनी कॉलेज लाइफ में एक डायरी। मैंने खुद लिखी थी, मैं खुद डायरी लिखती थी, अभी भी है मेरे पास, आई हैव स्टिल। अच्छा, मुझे बड़ा वो स्लैम बुक्स टाइप की चीजें करने का बड़ा शौक था कि जी कोई किसी पे क्रश है आपको बचपन में, किसी एक्टर पे, तो ये नो उसके आप पे था। मेरा ये भी यू नो इट कीप्स चेंजिंग डिफरेंट टाइम पे। मुझे एक टाइम पे जो था वो सलमान खान पे बड़ा क्रश रहा, और मुझे फवाद खान जो है हमारे पाकिस्तानी, उसमें तो ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा, तो वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो अभी आपने सलमान खान को देखा? तो बहुत टाइम हो गया, अब तो बिल्कुल भी मूवीज वगैरह का टाइम ही नहीं मिलता। इट्स बीन लॉन्ग। बस बचपन में ये कि कोई इनकी कोई ड्रामास देखती हैं या मूवीज देखती हैं शौक से? मैं पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स देखती हूँ, नहीं पाकिस्तानी मूवीज नहीं, नेटफ्लिक्स देखती हूँ। पाकिस्तानी इस वक्त जो करंट जो हमारे एक्टर्स हैं, उनमें से आपको क्या लगता है कौन सी एक्ट्रेस जो है वो अच्छा कैरेक्टर करती है और वो अच्छी एक्टिंग कर रही है? मैंने भी रिसेंट कुछ एक आध एपिसोड देखी थी सजल के किसी ड्रामे की, आई थिंक अलिफ अल्लाह, आई थिंक सजल इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। मुझे बहुत अट्रैक्ट की उनकी एक्टिंग, बड़ी नेचुरल उन्होंने एक्टिंग की, तो बस सजल का ही नाम लूंगी मैं। जी, तो इसी के साथ जो है हमारे शो का वक्त हुआ जा रहा है खत्म। जाते जाते आपसे एक पब्लिक मैसेज लेना चाहूंगी, हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि आप आगे आइए, आप अच्छे से पढ़ाई करके जो भी प्रोफेशन आपको जो भी जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं आप जाइए। ऐसा ना हो कि आपके पेरेंट्स कहें कि आपको यहाँ जाना है, आप अपनी जो इंटरेस्ट हैं वो बताइए उनको। अगर सियासत में आना चाहते हैं तो इससे अच्छा मैं तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी बीइंग अ यूथ में कहूँगी कि आप सियासत में आइए, सिस्टम का पार्ट बनिए। जो चेंज आपके माइंड में चला आ रहा है कि जी ऐसे हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है, हमारे लोगों के लिए काम कर सकते हैं, तो उस सिस्टम का पार्ट बनिए और वो चेंज लेके आइए। थैंक यू। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। Thank you so much for having me. Thank you so much. It was really nice meeting to you. Same here. और व्यूअर्स, मेरे शो का जो वक्त है वो हुआ जा रहा है खत्म। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।